हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 31 जनवरी। 31 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, और कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को एनालाइज करेंगे। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा होने वाला है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में। आप सभी को पता होगा बीबीसी जो है एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बीबीसी ने एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक बैड लाइट में, क्रिटिकल लाइट में दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात के 2002 के राइट्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है, एंड अंडर व्हाट लॉज वी विल बी स्टडिंग दैट। और अभी इसी चीज को लेकर और बवाल मचा हुआ है, जैसे जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, डीयू, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। स्टूडेंट्स इस चीज पे तुले हुए हैं कि हमको तो ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है। इसी में कुछ पिटिशंस लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें सेंटर क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, ये सारी बातें करेंगे। पॉलिटिक्स हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है व्हाट आर द लॉज इन्वॉल्व एंड सेंसरशिप किस हद तक सही है। दूसरी बात करेंगे, कई सारे और मुद्दे हैं, जैसे मिलेट्स के बारे में एक एडिटोरियल आ जाए उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है टीवी चैनल्स के ऊपर, टीवी के ऊपर, उसकी बात करेंगे। इनवेजिव एलियन स्पीशीज की बात करेंगे। ओके। और इस तरह की कई सारे मुद्दे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस एनालिसिस में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको बता दूं सिर्फ 117 डेज आपके पास है। जो लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 देने वाले हैं, 28 मई, दिस इज द डी डे, और बहुत दूर नहीं है। तो अपने जो शूज हैं उनको बकल अप कर लो, एंड जो कुछ करना पड़े आपको ये एग्जाम निकालने के लिए आपको करना है। एंड इसी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आए हैं आपका ये लक्ष्य प्रोग्राम, जो कि एक रिवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम यूपीएससी 2023 के करंट अफेयर्स को टारगेट कर रहे हैं थ्रू लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, एंड दैट टू इन जस्ट ₹23। साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स की क्विज भी मिलेगी, और साथ में ज्योग्राफी मैपिंग सेशन होंगे, स्ट्रैटेजी बेस्ड सेशन होंगे। ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ ऊपर जो वीडियो ब्लिंक हो रही है वहां से देख सकते हो। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आज लास्ट डे है, यानी कि 31 जनवरी तक अगर आप इसको एनरोल करते हो तो इसके लिए आपको ₹23 भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कल यानी कि 1 फरवरी के बाद कभी भी, 1 फरवरी या उसके बाद कभी भी एनरोल करोगे तो इसके प्राइजेस राइज हो जाएंगे। ये हम अनाउंस करेंगे कल कि इसके प्राइजेस कितने होने वाले हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि हमारी सीट्स पूरी फुलअप हो चुकी है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड करना पड़ रहा है, और इसीलिए हमको प्राइजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं इस लक्ष्य प्रोग्राम के। अगर एनरोल नहीं किया आपने अभी तक तो अभी एनरोल कर लेना। इसका जो जानकारी है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, कैसे एनरोल कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहला आज का आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट ऑन February 3 पिटिशन टू रिस्ट्रेन यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम सेंसरिंग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसको बैन कर दिया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके बाद, इस बैन के बाद कई सारे पिटिशंस पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और इन पिटिशंस का कहना है कि ये बैन सही नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट को ये बैन नहीं करना चाहिए, ये सेंसरशिप सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लिस्ट करने वाली है, और देखने वाले हैं कि यूनियन गवर्नमेंट क्या कहती है इस पे। ठीक है, तो इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ओके। और इसमें क्रिटिसिज्म जो है, गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म है, पिटिशनर का कहना है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को भी क्रिटिसाइज करना कहीं से कहीं तक इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं करता है। जितने भी सिटीजन हैं उनके पास उनका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रखने का, अपना व्यू रखने का। उनको हक है कि सारी रिपोर्ट, सभी पर्सपेक्टिव्स उनको पता चले। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो कर रही है, या उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हर इंडिविजुअल को, हर इंडियन सिटीजन को ये हक है कि वो अपना एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रख सके। इसके लिए जो भी न्यूज़, जो भी आर्टिकल्स, जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं वो उस तक पहुंचे। और ये राइट टू रिसीव के अंतर्गत आता है, राइट टू रिसीव एंड राइट टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आईटी एक्ट
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ईयर 2000 का, उसके सेक्शन 69 को यूज किया जा रहा है। सेक्शन 69 ए है जिसको यूज करके इसके अंतर्गत सेंसरशिप लगाई जा रही है। इसका कहना है, यहाँ पे पिटिशनर का कहना है कि ये सही नहीं है। तो प्ली के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि रूल 16 जो है आईटी एक्ट का और सेक्शन 69 ए जो है ये आईटी एक्ट का, ये बिल्कुल गलत है। जो ट्विटर के ऊपर भी इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रोक लगाई है ट्विटर के ऊपर, बीबीसी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि ये कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी छोटी सी क्लिप भी नहीं दिखा सकता इस डॉक्यूमेंट्री की। ओके, तो बेसिकली इसमें देखेंगे कि ये क्या है, पूरा सेंसरशिप का मामला क्या है और किन लॉज के अंतर्गत ये सेंसरशिप लगाई गई है। इसको पेपर टू गवर्नेंस से आप कनेक्ट कर सकते हो। सेंसरशिप की बात करते हैं। ओके, वॉट इज सेंसरशिप। तो देखो, ये जो सेंसरशिप होता है ना, सेंसरशिप मतलब आप किसी भी स्पीच, किसी भी पब्लिक कम्युनिकेशन या दूसरी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हो। ओके, और ऐसा करने के लिए आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल में, उस पर्टिकुलर कंटेंट में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल, हार्मफुल, सेंसिटिव या इनकन्वीनियंट है तो आप उसको हटाना चाहते हो। सेंसरशिप गवर्नमेंट भी करती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी करते हैं और कंट्रोलिंग बॉडीज भी कर सकती है। आप देखते हो ना, हमारी मूवीज जो फिल्म है उनके ऊपर सेंसरशिप लगती है, सेंसर बोर्ड बैठता है, देखता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट सीन तो नहीं है, कुछ टारगेट ऑडियंस जो है उसके हिसाब से तो है कि नहीं है सारा काम, जो बच्चे अगर देखने जाएंगे तो बच्चों के हिसाब की मूवी है कि नहीं है। वैसे डिजिटल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की सेंसरशिप लगती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप लगती है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरीज कहा जाता है, क्योंकि यही है, जैसे फेसबुक, फेसबुक पे किसी पर्सन ने, एक्स पर्सन ने कुछ पोस्ट किया और वाई पर्सन को उससे आपत्ति है, तो यहाँ पे बीच में कौन है, एफबी है ना, फेसबुक है ना, ये इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरीज के ऊपर भी इस तरह से सेंसरशिप लगती है इंडिया में। ओके, और इसके पीछे कुछ लीगल बैकिंग है। जैसे एक होता है सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, ये बोलता है कि भाई जितनी भी मूवीज है इंडिया में उनकी सेंसरशिप के लिए यहाँ पे प्रोविजन है अंडर द सिनेमेटोग्राफर एक्ट। इसमें बेसिकली जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो लॉ के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई हैं उनके हिसाब से आपकी मूवी होनी चाहिए। इसमें एक सेंसर बोर्ड है जो इस स्कोप को देखता है कि कितना इसके ऊपर सेंसरशिप लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, एंड सो ऑन। जैसे आप देखते हो ना, कोई मूवी अडल्ट है या कोई मूवी जो अंडर 18 भी देखी जा सकती है, ये जो सर्टिफिकेशन है ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत सेंसर बोर्ड देता है। दूसरा है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के। इसमें डिजिटल मीडिया के ऊपर एक सेंसरशिप लगाने की कोशिश की जाती है। सेक्शन 69 ए जो है आईटी एक्ट का, वो पावर्स देता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे डिजिटल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, इंडिया के डिफेंस के अगेंस्ट, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन जो बाकी कंट्रीज के साथ हैं उनके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, तो उसको उसको आपकी गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है। दिस इज सेंसरशिप। ओके, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बड़ी वेग चीजें हैं, आप किस चीज को यहाँ पे सॉवरेनिटी से जोड़ोगे, किस चीज को इंटीग्रिटी से जोड़ोगे, किस चीज को हमारे फ्रेंडली रिलेशन से जोड़ोगे, कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ना, तो बड़ी वेग चीज है, तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, उसके क्लियरली अगेंस्ट जाता है ये। ओके, और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है, राइट टू बी हर्ड, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। तो ये नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट जो है वो वायलेट होता है अगर आप सेंसरशिप लगाने लग जाते हो तो। दूसरी चीज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है। मतलब आप हर चीज में ये बोलोगे कि कोई मूवी बनी उस पर आप बोलोगे कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे अभी पठान मूवी बनी, पठान मूवी में एक गाना था जिसमें जो एक्ट्रेस है उन्होंने ऑरेंज कलर का कुछ तो कपड़े पहने हुए थे, तो उसके ऊपर बवाल मच गया कि तुमने ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के क्या कर रहे हो, तुम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हर्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, बेसिकली जो आपने जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था उसको भूल के बाकी सब ध्यान में रखा, तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है, फ्रीडम के अगेंस्ट है। आप इमरजेंसी पावर्स, जैसे आईटी एक्ट जो है वो बनाया गया है एज एन इमरजेंसी पावर, इसका जो सेक्शन 69 ए है कि सेंसरशिप लगाई जा सकती है, दिस इज एन इमरजेंसी पावर, कि कभी कुछ गलत होता है तो आप ये कर सकते हो। लेकिन आप इमरजेंसी पावर को कैजुअल पावर्स की तरह यूज करोगे तो गलत है ना, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो आप। इसके अलावा इनटॉलरेंस और पॉपुलिस्ट मेजर्स बढ़ते जाते हैं, इनटॉलरेंस बिटवीन कम्युनिटीज, जैसे आप देखते हो दो रिलीजन्स के बीच में इनटॉलरेंस बढ़ता जाता है, और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उसको यूज कर सकते हैं अपने वोट बैंक्स के लिए, तो इसको पॉपुलिस्ट मेजर भी बनता जा रहा है ये। और यहाँ पे हो रही काफी सिलेक्टिव टारगेटिंग,
ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है इसमें बेसिकली उन्हीं चीजों को उठाया जा रहा है, उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सेंसरशिप के मुद्दे को फिर से रिव्यू करने की हमें जरूरत है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स कई सारे लोग कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आज जो है, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया का, और स्पेशली आप लोगों के लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो आपके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है 2022-23, अच्छा याद रखना ये 2022-23 कहते हैं इसको, हालांकि अभी 2023 चल रहा है और जो बजट आएगा वो अगले साल के लिए यानी कि 2023-24 के लिए आएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का हिसाब से आता है 22-23 के हिसाब से। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे का लाइव एनालिसिस हम करेंगे आज शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मिस आउट बिल्कुल मत करना क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको इसी सेशन में दिखाऊंगी कि किस तरह से प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से, और किस तरह से मेंस में भी इसी से क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आपको सबूत के साथ सब कुछ दिखाऊंगी। ओके, और हम इकोनॉमिक सर्वे को एनालाइज भी करेंगे, देखेंगे कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में और क्या कुछ हम कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट इशू है अबाउट फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब जल्दी से एक प्रोसेस शुरू करने वाली है जिसमें ये 16th फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने के लिए काम शुरू होने वाला है। पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। बेसिकली देखो क्या है कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है। ये फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन नाम से क्लियर हो रहा है फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करती है। क्या काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से पैसा आता है। इस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन स्टेट्स के पास रखती है, स्टेट्स को देती है, बांटती है स्टेट्स में। तो कितना पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना पोर्शन स्टेट्स के पास जाएगा, अलग अलग स्टेट्स में कैसे पैसा बटेगा, ये सारी चीजें, ग्रांट्स कैसे दी जाएंगी, ये सब चीजें फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। तो फाइनेंस कमीशन इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला देती है, सब कुछ यहाँ पे जो है फाइनेंस से रिलेटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि फाइनेंस कमीशन जो है ना, ये एक बैलेंसिंग व्हील है। बैलेंसिंग व्हील कैसा बैलेंसिंग व्हील है? बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हमारे देश में जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसका एक बैलेंसिंग व्हील है ये फाइनेंस कमीशन। तो यूनियन गवर्नमेंट का बेसिकली आर्टिकल यह है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी 16 फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करने के लिए प्रोसेस शुरू करने वाली है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होने वाले? टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि जो फाइनेंस कमीशन होगी उसका ऑब्जेक्टिव मैंडेट क्या होने वाला है वो डिसाइड होगा। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला कैसे क्या होने वाला है उसके लिए जो फाइनेंस कमीशन बनाई जाने वाली है वो बनाई जाएगी। तो 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रही है जो 2017 से चली आ रही है। आप सोचोगे कि ये फाइनेंस कमीशन 5 ईयर्स की कमीशन होती है। हाँ, जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार इसको एक्सटेंड किया गया है और ये जो 2017 में स्टैब्लिश हुई थी जिसको 2022 तक खत्म हो जाना था, ये एक्सटेंड होगी टिल 2025-26। ओके, बीच में कोविड भी आ गया और कई सारी चीजें आ गई थी, तो ये बेसिकली होने वाला है। ओके, तो 5 ईयर पीरियड के लिए होती है जनरली, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया ये वाली फाइनेंस कमीशन को। इससे पहले 9th फाइनेंस कमीशन जो थी ना उसको भी एक्सटेंड किया गया था, 1987 में बनी थी, और इसको भी एक्सटेंड किया गया था आगे टाइम तक के लिए। 10th फाइनेंस कमीशन 1992 में बनी थी। और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आती है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन बनाना है, लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन के पास एक नया चैलेंज होगा जो इससे पहले किसी फाइनेंस कमीशन के पास नहीं था। अब आ चुका है जीएसटी, और जीएसटी के आने से जीएसटी अलग से एक काउंसिल बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग एक बॉडी बन गई है, तो इसको भी केटर करना पड़ेगा, इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा इस 16 फाइनेंस कमीशन को। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में कहा गया है, आर्टिकल 280 में। तो ये जो है फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है? वो बॉडीज जो बनाई गई हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ओके, इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, और हर 5 साल में इसको बनाया जाता है, लेकिन इसका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, या फिर उससे पहले 5 साल से पहले भी इसको बनाया जा सकता है। मेंबर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंस कमीशन में? एक तो होते हैं हमारे चेयरमैन, उसके साथ होते हैं 4 मेंबर्स
मेंबर्स, ये 4 मेंबर्स में एक हाई कोर्ट जज भी होंगे। इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो याद रखना, अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करते हैं। और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स। तो फाइनेंस कमीशन में अगर कोई 15 फाइनेंस कमीशन में है तो हो सकता है वो 16 फाइनेंस कमीशन में भी हो। ओके। और इसके पास सिविल कोर्ट की भी पावर्स होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। बेसिकली ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे क्या क्या चीजें। पहली चीज ये रिकमेंड करे कि जितने भी टैक्स प्रोसीड्स आ रहे हैं सेंटर के पास वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में। दूसरी चीज कि जितने भी ग्रांट इन एड देने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स देने वाली है स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 275 वो कैसे कैसे दे सकती है। तीसरी चीज ये कि देखा जाए कि भाई जो स्टेट्स हैं उनका जो कंसोलिडेटेड फंड है वो कैसा काम कर रहा है, क्या वो सही से काम कर रहा है, क्या वो सही से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई धांधली तो नहीं चल रही। और चौथी चीज है, कोई भी फाइनेंशियल मैटर अगर प्रेसिडेंट रेफर करते हैं फाइनेंस कमीशन को तो फाइनेंस कमीशन उस पर अपना मत दे सकती है। लेकिन याद रखना कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। ओके। ऑलराइट, आप मुझे आज के कमेंट सेक्शन में बताना। आज का क्वेश्चन ये है कि ये तो हमने बात करी फाइनेंस कमीशन की, एक होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। ओके। अच्छा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारी सेंट्रल लेवल पे बनी थी 1952 में। ये इस टाइम पे चेयरमैन थे केसी नियोगी। सेकंड बनी थी 1957 में, इस टाइम पे चेयरमैन थे के संथानाम। और थर्ड नहीं, 15th जो अभी चल रही है वो बनी थी 2021 में। 2017 से इसका फॉर्मेशन हो रहा था, 2021 में बनी। और एन के सिंह जो है इसके चेयरमैन है। अब आने वाली नेक्स्ट जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन जो 2026 में बनती हुई दिख रही है। बढ़ते हैं आगे। एंड नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग गवर्नेंस। जो इशू है ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है रिगार्डिंग टीवी चैनल्स। ओके, कि टीवी पे कैसे प्रोग्राम्स कैसे चीज़ें टेलीकास्ट की जाएंगी। तो चैनल्स जो है वो यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस का जो कंटेंट है उसको स्टैगर कर सकते हैं अक्रॉस प्रोग्राम्स। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, देखो भाई ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस लेकर आई। इन गाइडलाइंस का नाम है गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन 2022। बेसिकली इसमें कहा गया कि सारे टीवी चैनल्स के ऊपर एक दो ऑब्लिगेशंस लगाई गई है। पहली ऑब्लिगेशन ये कि भाई कोई भी टीवी चैनल है उसको पूरे दिन में कहीं ना कहीं 30 मिनट्स के लिए कोई ऐसा कंटेंट दिखाना है अपने चैनल पे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। जैसे एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, हार्मनी रिलेटेड हो सकता है, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हो सकता है। इस तरह के कुछ यहाँ पे ऑब्लिगेशंस लगाए गए। तो पहले क्या ऑब्लिगेशंस लगाए गए, तो पहली चीज तो कि आपको एक ऐसा कंटेंट टेलीकास्ट करना है 30 मिनट तक के लिए जो नेशनल या पब्लिक इंटरेस्ट का हो। ऐसे में एजुकेशन से रिलेटेड, लिटरेसी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, हेल्थ से, फैमिली वेलफेयर, साइंस टेक से, वेलफेयर ऑफ वुमेन से, या वीकर सेक्शंस के लिए, या फिर हेरिटेज और नेशनल इंटीग्रेशन के सब्जेक्ट्स के ऊपर आप 30 मिनट्स का कुछ ना कुछ टेलीकास्ट कर सकते हो, करना ही है आपको। लेकिन स्पोर्ट्स वाले, वाइल्ड लाइफ वाले और जो फॉरेन चैनल्स हैं उनको इससे बाहर रखा गया कि आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कही गई कि अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है किसी भी इवेंट का तो आपको पहले से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट रिक्वायर टू सीक परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट सेपरेटली। ओके, पहले से आपने जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है इवेंट्स का वो जरूरी होगा। ठीक है। एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज ऑफ लैंग्वेज और कन्वर्जन ऑफ मोड। मतलब अगर आपको SD से HD में जाना है उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। बस आप एक बार इंटीमेट कर दो, उतना ही काफी होगा। उसके अलावा रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन करना है। जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उनका डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए उसको सिस्टमाइज किया गया है, उसको रैशनलाइज किया गया है। और जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं उनको भी रैशनलाइज किया गया है कि भाई अलग से कोई पेनल्टीज ना लगाई जाए, यूनिफॉर्म पेनल्टीज हो। ठीक है, ये सब अलग अलग बातें कही है। ठीक है, तो पेनल्टी क्लॉजेस को रैशनलाइज किया गया है, सेपरेट नेचर ऑफ पेनल्टीज लाई गई है। पहले क्या होता था, एक ही तरह की यूनिफॉर्म पेनल्टीज हुआ करती थी। अब यहाँ पे बोला गया कि भाई अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग पेनल्टीज हो सकती है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया था गाइडलाइन फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग। ये अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क की टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, समझाना जरूरी है। तो देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है, मान लो ये अर्थ पे कोई एक स्टेशन है, अर्थ स्टेशन है। ठीक है, और यहाँ पे है सैटेलाइट और ये है आपके
नीचे ये घर है आपके, ठीक है, जहाँ पे टीवी चल रही है। तो बेसिकली क्या होती है कि यहाँ से स्टेशन से कुछ बना, इस स्टेशन से ये जो सैटेलाइट तक गया, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप जो डाटा अपलोड कर रहे हो ना, ये जो लिंक है ना, जो स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन से लेके सैटेलाइट तक की, ये होती है अपलिंक। ओके। और जब ये सैटेलाइट आपके घरों तक उसी कंटेंट को पहुंचाती है, उसको हम कहते हैं डाउनलिंक। ओके। तो अपलिंक क्या है, एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जिसमें मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेचर में सैटेलाइट्स तक। और डाउनलिंक क्या है, जहां कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू यही मैसेजेस सैटेलाइट से आपके घरों तक पहुंचते हैं। तो अपलिंक और डाउनलिंक दोनों से टू वे कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश होता है। और अगर सिर्फ एक ही साइड का कम्युनिकेशन चैनल है तो वो होगा वन वे। ओके। कि आप सिर्फ अपलोड कर सकते हो या फिर आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, दोनों काम नहीं कर सकते। तो ये इसके बारे में बात हो रही है। तो अभी जो आर्टिकल आया है वो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने बोला है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं वो आप अपने प्रोग्राम्स में लाओगे, अपने चैनल्स पे लाओगे, और उसके थ्रू आपका चैनल जो है क्वालिफाई करता है आगे काम करने के लिए। और इसके लिए आपको 30 मिनट्स अलग से देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स को ये लिबर्टी दी गई है कि आप अपने कंटेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हो। आप अपना जो ये कंटेंट हम बोल रहे हैं ना 30 मिनट का, इसको दूसरे किसी प्रोग्राम में घुसा के भी आप यहाँ पे टेलीकास्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए अलग से कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हो, मतलब पब्लिक सर्विस के लिए भी ब्रॉडकास्टिंग हो। ओके। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि इस तरह के जो कंटेंट है ना, ऐसा नहीं कि आपको 30 मिनट्स तक लगातार चलाना है एक ही स्ट्रेच पे। आप अलग अलग टाइम स्लॉट्स के हिसाब से भी, मतलब एक दिन में आप मान लो 3 प्रोग्राम्स चलाते हो, 3 सीरियल्स चलाते हो, उन 3 सीरियल्स में 10-10 मिनट का भी इस तरह का कंटेंट दिखाओगे तो चलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही 30 मिनट का कंटेंट दिखाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया है ओवरऑल। तो कहा गया है कि टोटल पूरे महीने में 15 घंटे, 15 आवर्स शुड बी गिवन फॉर द सच काइंड ऑफ टॉपिक्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को लेकर। केरला के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, जिसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व, वहां पे एक ट्री जो है उसने कब्जा कर लिया पूरे फॉरेस्ट पे। बेसिकली एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशी देखने को मिला है, और इसका बेसिकली यहाँ पे जो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बायोलॉजिकल इन्वेजन का सेंटर है, वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो ट्री जो बहुत तेजी से हमारे इस पेरियार टाइगर रिजर्व में ग्रो होती जा रही है, इसको हमको इरेडिकेट करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये एलियन इन्वेजिव स्पीशीज होती क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इन्वेजिव देखो, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, ठीक है, बाहर से आया है। और फॉरेनर हर बार बुरे नहीं होते ना, कई सारे फॉरेनर अच्छे भी होते हैं, कई सारे फॉरेनर बुरे भी होते हैं। तो वो फॉरेनर्स जो इन्वेजिव हैं, ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं, जो यहाँ पे रहने वाली चीजें हैं हार्मफुल हैं टू नेटिव्स, उसको बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है। अब जैसे ये जो चीज है, ये आपके प्लांट्स में भी हो सकती है, फ्लोरा में, फोना में, किसी में भी हो सकती है, एनिमल्स में भी हो सकती है, एम्फीबियंस में भी हो सकती है, किसी में भी। ठीक है। तो ये जो है, ये बेसिकली वो स्पीशीज हैं जो बाहर से आई है, ठीक है, हमारे देश में बाहर से आई है, हमारे इकोसिस्टम में बाहर से आई है, और इतनी स्ट्रांग है कि हमारे यहाँ के जो नेटिव इकोसिस्टम है उसको हार्म करके ये खुद का अपना मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना, कोई आप प्लांट लेकर आए गार्डन में बाहर से, ठीक है, आपने उसको यहाँ पे लगा दिया, तो आप देखते हो ये गार्डन इतना, इस गार्डन में ये वाला प्लांट इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है कि आसपास के जो प्लांट्स है ना, उनकी ग्रोथ ही रुक गई है, और वो बड़े ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि सारे के सारा न्यूट्रिशन यही एक प्लांट ले ले रहा है। तो ये वाला प्लांट हो गया इन्वेजिव एलियन स्पीशी। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजिव तब हो जाते हैं जब वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली बाहर से इंट्रोड्यूस किए गए, और इनके कारण जो नेटिव स्पीशीज है उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। और इनकी जो प्लास्टिसिटी है, दैट इज हाई फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, मतलब इनकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है कि ये नए रिक्वायरमेंट्स, नए एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली। तो जो बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकता है ना, वो ग्रो भी बड़ी आसानी से करेगा, और उसके चक्कर में आसपास के जो नेटिव स्पीशीज थी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। तो ये होते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, और ये आज की डेट में सबसे बड़ा कॉज बन गए हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, स्पीशीज एक्सटिंक्शन के लिए। और आज की डेट में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा थ्रेट है, लाइवलीहुड से रिलेटेड बहुत बड़ा थ्रेट है ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। और क्लाइमेट चेंज ने तो इसको और बढ़ावा दिया है।
ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आप कोई प्लांट लेकर आए बाहर से, आपने अपने गार्डन में उसको लगाया, आप देखते हो कि ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपांशन कर रहा है, तो ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी हो सकता है। दूसरा, आप देखते हो कि इसकी डिस्पोजिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब इसके सीड्स आपको पूरे गार्डन में देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी डिस्पोजिंग एबिलिटी बहुत बड़ी है। और कैपेसिटी टू थ्राइव, मतलब ये अलग अलग एनवायरमेंटल सेटिंग में भी बहुत अच्छे से रह पा रहा है, तो हो सकता है ये इन्वेजिव हो। ओके, जैसे लेंटाना, प्रोस्पेरस जुलीफोरा, ये कुछ प्लांट्स हैं जो इन्वेजिव स्पीशीज के माने जाते हैं इंडिया में। ओके, अब देखो न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। बेसिकली पेरियार टाइगर रिजर्व में एक ट्री है जिसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलिस, ठीक है। ये एग्जॉटिक इन्वेजिव प्लांट है, ठीक है, और ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट को घेरता जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको छोड़ के बाकी सारा फॉरेस्ट जो है ये वाला फॉरेस्ट बनता जा रहा है, इसी ट्रीज को देखा जा रहा है। तो कैसे इसको हटाएंगे? तो थ्री फोल्ड अप्रोच यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा कि इस ट्री को आधा काटना पड़ेगा, इतना काटना पड़ेगा कि ये इसकी सिर्फ छोटी सी ट्रंक बच जाए और ये भी धीरे धीरे ड्राई अप हो जाए। जब ये ड्राई अप हो जाएगी तो इसके अंदर जो सॉइल सीड बैंक रहेगी वो भी यहाँ पे एक्टिव होगी। वो एक्टिव होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे ये जब आप ट्री का बार्क काट दोगे ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे सीड्स के कारण छोटे छोटे प्लांटलेट्स उगने लगेंगे। आपको उनको हटाना पड़ेगा, उनको अप्रूव करना पड़ेगा, ये सैपलिंग्स को अप्रूव करके, और फाइनली जो छोटे मोटे प्लांटलेट्स हैं उनको भी अप्रूव करना पड़ेगा। तो थ्री फोल्ड अप्रोच होने वाली है अगर आपको इस इन्वेजिव एलियन स्पीशी को इरेडिकेट करना है तो। ओके, अच्छा, इसमें एक और बात करनी थी पेरियार टाइगर रिजर्व की, वो भी बात कर लेते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरला में है। इसका नाम पेरियार रखा गया रिवर के नाम पे। यहाँ पे दो रिवर्स आती है, मुल्लायार और पेरियार, तो इस पेरियार रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट टाइप है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस ग्रासलैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे लगभग 1966 स्पीशीज है प्लांट्स की, जिसमें से 500 से ज्यादा स्पीशीज तो वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक है। ओके, और साथ में आप देखोगे यहाँ पे कई सारे एंडेमिक प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रीज देखने को मिलेगी। एक ट्री है सिजिगियम पेरियारेनेसिस, ओके, प्लीज पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। दूसरा एक ऑर्किड है हेबरनेरिया पेरियानेरेसिस, और उसके अलावा कुछ क्लाइंबर्स भी हैं। यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी, 6 ट्राइबल कम्युनिटीज है जो बहुत पॉपुलर है। मन्नान्स है, पलियान्स है, मलायरायान्स है, माला पंडराम्स है, उरालीज है और उल्लदान्स है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन जरा देखो, ये है केरला का मैप। इस केरला के मैप में यहाँ पे दिख रही है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे जरा और देख लो, ये है वयनाड, यहाँ पे है मालाबार, यहाँ पे है साइलेंट वैली। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हो तो ये आता है इडुक्की, इसके अलावा ये आता है नैयारा, शेंदुरनी। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कवर्स हैं जिसमें पेरियार इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज का जो एडिटोरियल है दैट इज रिगार्डिंग मिलेट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलेट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो भाई, 2023 का जो साल है उसको यूएन ने घोषित किया है, डिक्लेयर किया है एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये प्रपोजल इंडिया ही लेकर गया था यूएन के पास कि इस साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करते हैं। मिलेट्स के बारे में बात करें अगर, तो मेजर मिलेट्स जो है उसमें ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। ओके, और इंडिजिनस वेराइटीज में स्मॉल मिलेट्स के कोड़ो, कुटकी, चेन्ना, सांवा ये सब आते हैं। आप देखोगे मिलेट्स का एविडेंस आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3000 बीसी में भी मिला था। और ये एक एंशियंट फूड ग्रेन है जो सबसे पहले इंडिया में डोमेस्टिकेट किए गए थे। अगर इसको ग्रोइंग कंडीशन की बात करें तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है इसका, 70 से 100 दिनों में ये उग जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको उगने में। कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पुअर सॉइल में भी ये उग जाता है और खरीफ क्रॉप है। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो राजस्थान वाला रीजन, यूपी वाला रीजन, ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वो रीजन में बहुत अच्छे से ये मिलेट्स उगते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो अभी हमारे देश में यही प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी की, और ये वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है अगर हम इस मिलेट्स पे डिपेंड करते हैं तो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ओके, बात करें अब आर्टिकल की, तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि भाई मिलेट्स जब इतने हाई प्रोटीन वाले हैं, इतने डाइटरी फाइबर है, इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सब कुछ अच्छा है, हमारे एग्रो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है, सब कुछ अगर इतना अच्छा है तो क्यों अभी तक हमारे देश में मिलेट कंजप्शन और मिलेट कल्टीवेशन नहीं हो रहा? ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बताया गया कुछ बैरियर्स हैं मिलेट के कंजप्शन में, ठीक है। पहली चीज तो ये कि दो तरीके के मिलेट्स उगाए जाते हैं, मेजर मिलेट्स हैं और माइनर मिलेट्स हैं, ठीक है। मेजर में आता है सोरगम, पर्ल मिलेट वगैरह, और माइनर में आता है फॉक्सटेल वगैरह।
ठीक है। तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन ने बोला था कि जो हम PDS सिस्टम वगैरह चलाते हैं ना, वहां पे भी हमको मिलेट्स को लाना चाहिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स सीरियल्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि वीट पे, राइस पे डिपेंड करते हैं। हमको इन पे न्यूट्री सीरियल्स पे काम करना चाहिए। ओके। तो मिलेट्स आप देखते हो बहुत ही कम स्टेट्स में आज उगाया जा रहा है, और इसका सेंट्रल पूल भी कम है, और इसको खरीदा भी कम ही जाता है। लोग बहुत कम खरीदते हैं, गवर्नमेंट्स बहुत कम खरीदती हैं इसको। अभी भी हमारा फोकस सिर्फ वीट और राइस पे है। तो प्रॉब्लम पहली है कि यहाँ पे एक तो क्योंकि फार्मर से कोई खरीद ही नहीं रहा, तो फार्मर उगाएगा क्यों? तो जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है ना मिलेट्स का, वो कम होता जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, और इसके बदले आपको उतने प्राइजेस भी नहीं मिलते। तो प्रोडक्टिविटी कम है, इसका भी एक, ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे लोग उगाना ही नहीं चाहते मिलेट। ओके। लेकिन फिर भी आप देखोगे जैसे सोरगम, उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, उसका प्रोडक्शन वैसा का वैसा ही है। रागी का प्रोडक्शन वैसा का वैसा ही है। ज्वार और बाजरा थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन उतना खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन देखो यहाँ पे इशू क्या है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट होना चाहिए मिलेट्स का, वैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात की हुई है, हम उस एक प्रोजेक्ट पे नहीं टिकेंगे। हमको इसमें से अपने लिए पॉइंट्स निकालना है। तो हमको क्या करना चाहिए? पहला तो हमको क्रॉप डाइवर्सिटी को फोकस करना चाहिए कि भाई एक ही तरह का क्रॉप ना उगाए, हम अलग अलग क्रॉप्स उगाएं, और उस मिलेट का जो क्रॉप है उसके कंजप्शन के ऊपर भी काम करें, जिससे फार्म इनकम इंक्रीज हो। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जो माइनर मिलेट का कल्टीवेशन इतना डिक्लाइन पे है, उसके लिए हम काम करें इन बिजनेसेस को। मिलेट को उगाना, मिलेट को कल्टीवेट करना, यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस हमको बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमको अलग अलग क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कसावा वगैरह जो है, अभी ये अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लैंड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रॉप्स ऐसे है ना जो प्रॉफिटेबल है, उसकी तरफ फार्मर्स जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलेट्स की तरफ हमको जाना पड़ेगा। ओके। और ये जो लैंड यूज शिफ्ट हो रहा है ना, उसके पीछे कारण क्या है? एक तो ये जो मिलेट्स उगाना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कई बार लेबर से टास्क हो जाता है, और जनरली विमेन ही इसको उगाती हैं। तो जहाँ पे और कोई स्कोप नहीं होता ना, वहाँ मिलेट्स उगाया जाता है, लेकिन जहाँ स्कोप है वहाँ मिलेट्स के बारे में सोचा भी नहीं जाता। ओके। अच्छा, दूसरी चीज हमको क्या करनी चाहिए? हमको इसके यील्ड इनहांसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हमको यहाँ पे सीड बैंक्स बनाने चाहिए। हमको पोस्ट हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म मशीनरी यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए विमेन को, या फिर उन फार्मर्स को जो मिलेट्स उगा रहे हैं। ट्रेनिंग देनी चाहिए। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए मिलेट्स में, सो दैट इसको ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करें। फूड हैबिट्स में भी हमको अपने चेंजेस लाना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में। ओके, तभी इसका कुछ मतलब निकलेगा। तो जो प्रोडक्शन है ना, वो तभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल जब होगा ना, मिलेट्स को उगाना जब प्रॉफिटेबल होगा, तभी लोग इसको कंज्यूम करेंगे, तभी लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे, और तभी ये बिकेगा। अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, यूएन चाहे कितने ही ईयर्स बना ले, इंटरनेशनल ईयर्स, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को आप देखते हो, स्मॉल फार्मर्स जो पुअरेस्ट हाउस होल्ड है, अगर वो मिलेट्स उगाते भी हैं तो उनको गुड रिटर्न्स नहीं मिलते, तो वो क्यों उगाएंगे? आपको वैसे ही इसका कंजप्शन बढ़ाना है, तो पीडीएस में आपको इसको शामिल करना पड़ेगा। ये सब जब तक हम मेजर्स नहीं लेंगे ना, तब तक मिलेट्स को एक प्रॉपर रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगा। तो ये था पूरा आर्टिकल, एंड आई होप कि आपको समझ में आया। दैट वाज ऑल। आज का जो 6 बजे का लाइव सेशन है उसको अटेंड करना मत भूलना, और अगर आपको कनेक्ट करना हो हमसे, इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। कल हमने एक लाइव सेशन लिया था इंस्टा लाइव, ओके, जिसमें हमने डाउट सॉल्विंग करी थी, मेंटरशिप सेशन था। बहुत मजा आया था। तो आगे और एक और बार करेंगे ऐसा, तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे वो लोग भी ज्वाइन करिएगा। ओके। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। और क्वेश्चन मैंने पूछा है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, कौन से आर्टिकल में दिया है, कमेंट करके जरूर बताना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।